नमस्कार। दृष्टि यूपीपीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगभग 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें कुछ ना कुछ नया पता ही चलता रहता है, क्योंकि नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं, नए उसमें खोज होते हैं, नए एक्सकवेशंस होते हैं, तो उसके बाद हमें नई सूचना मिलती है। ऐसा ही कुछ अभी भी है। मे भी हो सकता है कि जो सूचना अभी हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में नहीं है, उन सब से भी पर्दा हटे। देखिए, बहुत सारी चीजें तो ऐसी है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी है संभवतः जिनके बारे में हम लोग ये बोलते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्पत्ति है शायद इन लोगों ने की होगी, उनकी एथनिसिटी शायद ये रही होगी, शायद इस तरीके से इसका पतन हुआ होगा। तो ये जो शायद है, मे भी इन सभी से हमें आजादी मिल सकती है, क्योंकि अभी एक ऐसा ही डेवलपमेंट हुआ है। अब ये जो डेवलपमेंट है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये न्यूज में भी था, अभी चर्चा में भी था। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हरियाणा में एक इंडस वैली एक साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्रमुख साइट है, वो है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी को जब एक्सकवेट प्रॉपरली किया गया तो पता चला कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो साइट है उससे भी बड़ी है। वहां पर एक्सकवेशन के दौरान कुछ कंकाल मिले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। कुछ बिल्कुल पूर्णतः बिल्कुल ठीक थे कंडीशन में, कुछ ऐसे थे जो कंडीशन में ठीक नहीं थे। लेकिन उन सभी को कलेक्ट करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंप दिए गए हैं। एक एमओयू साइन हुआ और एक एमओयू साइन करने के बाद यह फाइनल हुआ कि आप इसके ऊपर ये अध्ययन और ये शोध कर सकते हैं। जैसे कि आप स्टेबल आइसोटोपिक जो स्टडी है, आप इन सभी पर कंडक्ट करिए। डीएनए जो स्टडी है आप उसको भी देखिए। आप जो इनकी जो जेनेटिक जो स्टडी है उसको उजागर कीजिए, देखिए कि क्या एथनिसिटी थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एमओयू साइन हुआ है उसमें बहुत सारी इन चीजों के बारे में विचार और डिस्कस किया गया है कि आप इन जो भी आपके पास सैंपल जो आपको सौंपे गए हैं, इन पे आप ये शोध कर सकते हैं। जैसे कि ओस्टियोलॉजी, अस्थि जो विज्ञान है, आप ये पढ़ाई कर सकते हैं। आप पैलियोपैथोलॉजी, आप इसके ऊपर ये पढ़ाई भी कर सकते हैं। और देखिए कि कैसे उनकी कंडीशन थी, क्या उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी। तो इन सभी अध्ययन के बाद ही पता चलेगा बहुत सारी चीजों के बारे में। लेकिन चलिए एक बार के लिए ये समझते हैं कि इससे पता क्या चल सकता है। ठीक है, आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, आनुवांशिक जो है सूचना और जानकारी इसके बारे में पता तो चलेगा, लेकिन ये बताइए कि उसका हम करें क्या, उससे क्या लाभ होगा। देखिए, उससे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक उदाहरण के तौर पर अभी डिस्कस करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही, इनफैक्ट अभी 2 से 3 दिन पहले ही ये न्यूज में भी था, चर्चा में, एक चर्चा का विषय भी था। पाकिस्तान ने कहा कि जो सिंधु जल समझौता है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसके तहत यदि पानी नहीं छोड़ा गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने वो जो ट्रीटी थी, वो जो समझौता, उसको अबेयंस में रख दिया। और पाकिस्तान अभी बार बार ये बोल रहा है और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच है उन सबसे आवाज उठा रहा है कि इंडिया का हक बाद में है, सिंधु नदी का जो जल है हमारा पहले है, क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा ही है। हम इस नदी का पानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की जो पढ़ाई है उसमें पाकिस्तान का जो इतिहास है वो 7th सेंचुरी से शुरू होता है। और उनका पाकिस्तान का जो सबसे पहला नागरिक था वो था मोहम्मद बिन कासिम। ये मैं नहीं, ये उनकी जो एनसीईआरटी और उनकी जो ऑफिशियल जो वो है बुक्स जैसे अपने यहाँ पर एनसीईआरटी होती है उसमें लिखा हुआ उनके इतिहास में। लेकिन अब क्योंकि इंडिया से कैसे न कैसे करके आर्ग्यूमेंट और क्लेम करना है, तो वो अपने जो ओरिजिन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से कनेक्ट करके दिखाते हैं। क्यों? और इंडिया अपने इतिहास में अपना जो ओरिजिन है वो इंडस वैली से ही दिखाता है। तो बहुत सारी ऐसी जब जानकारियां मिलेंगी तो हमें यह भी पता चलेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बाद कि सिंधु घाटी सभ्यता किन लोगों ने शुरू की थी और उसके ओरिजिन के बारे में पता चलेगा। हमें यह भी पता चलेगा कि जो माइग्रेशन का पैटर्न, मतलब प्रवास के पैटर्न का उन लोगों के बारे में यह भी पता चलेगा। हमें पर्यावरण का संबंध उन लोगों का किस प्रकार से था, पर्यावरण से संबंध, हमें इसके बारे में पता चलेगा। हमें स्वास्थ्य और रोग के बारे में भी पता चलेगा। हमें उनकी जीवन शैली के बारे में भी पता चलेगा, उनके खान पान, रहन सहन, इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा। एंड मुख्यतः विशेष तौर पर हमें यह भी पता चलेगा कि उसका पतन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या कोई ऐसी बड़ी गलती की क्या। क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो,
हो सकता है कि सूखे के कारण हो सकता है कि कोई डिजीज के कारण, कोई बीमारी के कारण हो। तो बहुत सारी थ्योरीज भी हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग थ्योरी क्लेम की है उसके डिक्लाइन, मतलब उसके पतन से संबंधित। तो हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। हड़प्पन लोगों की सबसे बड़ी पहले तो उत्पत्ति के बारे में भी पता चलेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग राखीगढ़ी के बारे में देख लेते हैं कि भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। देखिए, सबसे पहला, यह आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल है, सबसे पहला पॉइंट है ये। उसके बाद ये कहां पर है? ये हरियाणा में है, सरस्वती नदी के तट पर। अच्छा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नामकरण के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और अभी एक वीडियो भी आ रही है जिसमें पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यूपीपीसीएस से कनेक्ट करके एक कुछ सवा घंटे से 1.5 घंटे की क्लासेस जरूर देखिएगा। उसको बेसिक से है, सारी चीजें मैंने समझाई है, बताई है, और ऐसी ही सारी चीज समझा रखी, जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। उसका लिंक जो है कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दिया जाएगा, देखिएगा उसको। देखिए, सरस्वती नदी के तट पर है। शुरुआत में जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन थी उसको बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जब एक्सकवेट किया गया तो ये बोला गया कि जो साइट थी, मतलब जो प्रमुख स्थल थे, वो इंडस जो नदी थी उसी के बेसिन में थे। लेकिन धीरे 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 उसको एक्सकवेट करने के बाद ये बात समझ में आई कि जो मैक्सिमम जो साइट्स जो थी ना, मैक्सिमम जो स्थल थे अधिकतम, वो सिंधु नदी में नहीं बल्कि वो सरस्वती नदी के बेसिन में थे। तो इसीलिए फिर इसका नाम बदल करके कुछ और रखना था, तो रखा गया कि पहले इसका नाम हड़प्पा ही रख देते हैं। क्योंकि पहले क्या बोला गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि ये काम जॉन मार्शल ने किया था 1920s के बाद। फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहला जो एक्सकवेशन था वो हड़प्पा में शुरू हुआ था, तो इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी रखते हैं। सो इस पॉइंट से कनेक्ट करके देखिए इसको, क्योंकि ये पॉइंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। सो सरस्वती नदी के तट पर है और ये वन ऑफ द बिगेस्ट है, ये इनफैक्ट दी बिगेस्ट अभी तक की। सो खोज और उत्खनन ये किसने शुरू किया था, ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे अमरेंद्र नाथ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। उसी के साथ साथ और भी है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और याद रखिएगा कि हो सकता है कि किसी न किसी उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये आ जाए। उसके बाद थोड़ा सा आगे और चलते हैं और देखते हैं, जैसे कि नगर नियोजन और बुनियादी ढांचा, टाउन प्लानिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जब हम राखीगढ़ी के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि बस्तियां जो थी, जो टाउन प्लानिंग थी, बड़ी सुनियोजित बस्तियां थी वहां पर। सो ये एक राखीगढ़ी से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। उसी के साथ साथ इसमें मलबे और टीले हैं, जैसे कि एक्सकवेशन के दौरान जो मलबे और टीले हैं, कि यहां पर जो एक्सकवेशन है ये प्रॉपरली हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो रिमेन्स है वो जो टीलों के अंदर बिल्कुल सुसज्जित है, अभी भी उनको एक्सकवेट इजीली किया जा सकता है। सो हिस्टोरियन के लिए ये पॉइंट बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि माउंट्स जिसे बोलते हैं, मलबे या टीले। उसी के साथ साथ शिल्प और व्यापार केंद्र भी रहा है ये राखीगढ़ी साइट। सो चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, आगे चलते हैं, एंड उसके बाद फिर एक लास्ट में एक प्रश्न भी देख लेंगे, उसको भी सोल्व करेंगे। उसी के साथ साथ इसको आइकॉनिक साइट, भारत सरकार ने बजट में राखीगढ़ी से संबंधित कुछ घोषणाएं की थी और राखीगढ़ी को देश के 5 प्रतिष्ठित स्थलों, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं आइकॉनिक साइट, में से एक घोषित किया था। और उसी के साथ साथ जो राखीगढ़ी है उसमें इनफैक्ट उसके बाद एक्सकवेशन को भी प्रिसाइजली, केयरफुली के ध्यान से एक्सकवेट किया जाए और इसकी रफ्तार भी बढ़ाई जाए। उसी के साथ साथ आप वीडियो को पॉज करिए, मैं साइड हो जाता हूं, आप देखिए इस प्रश्न को सोल्व करिए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में एक बार के लिए जरूर बताइएगा, इसको जरूर सोल्व करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।